हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने रेशे एवं तंतु टॉपिक कराया था, जो एग्ज़ाम अभी 18 अप्रैल को होने वाला है जूनियर हाई स्कूल का। अगर आप सभी ने वो वीडियो देखी है तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने ये टॉपिक जो कराया था रेशे एवं तंतु वाला, ये कंप्लीट कराया हुआ था एससीईआरटी, एनसीईआरटी एंड ल्यूसेंट से। इसी तरह से आज ये ब्लड टॉपिक लेकर आई हूँ मैं आप सभी के लिए। ये भी कंप्लीट टॉपिक है बिल्कुल, जिसमें मैंने एससीईआरटी, एनसीईआरटी एंड ल्यूसेंट तीनों बुक से कवर किया हुआ है। इस टॉपिक को इस वीडियो से करने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपका पेपर में आपको मिले और आपने किया हुआ ना हो। जो बच्चे नहीं कर पाते हैं, अब इतना टाइम नहीं बचा है हमारे पास कि हम एनसीईआरटी से करें या ल्यूसेंट से करें, या एक ही टॉपिक को हम कैसे अलग अलग बुक से रीड करें, हमें एक जगह कॉम्बिनेशन नहीं मिल पाता। इसलिए एनसीईआरटी, एससीईआरटी एंड ल्यूसेंट का पूरा टॉपिक पढ़ने के लिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप यहाँ पर सभी चीज़ों को अब बिल्कुल डीपली उसको डिस्कस करेंगे, जानेंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको पॉइंट वाइज सभी बताऊंगी, इनको आप अगर एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे या आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं इस वीडियो के साथ साथ, और आपको इसी तरह से पॉइंट वाइज ये टॉपिक लर्न करना है और डेफिनेटली आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक ब्लड। सबसे पहले रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर। नेक्स्ट, रक्त का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। नेक्स्ट वन इज रुधिर दबाव मापक यंत्र यानी कि बीपी, ब्लड प्रेशर को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया यानी कि जो ब्लड हमारा शुद्ध होता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डायलिसिस। और कहाँ पर होती है ये खून के शुद्ध होने की प्रक्रिया? अगर आपको पता हो तो ये हमारे लीवर में होती है। रक्त का थक्का शरीर के अंदर नहीं जमने देता, तो कौन सा प्रोटीन है वो, क्या चीज़ है वो जो जमने नहीं देता? तो वो है आपका हेपरिन। और रक्त का थक्का जमने में सहायक कौन सा प्रोटीन है? तो प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि एक तरह से तो कह रहे हैं रक्त का थक्का जमने में सहायक है, और ये है रक्त का थक्का न जमने में सहायक है जो, तो इन दोनों बातों का क्या मतलब हुआ? तो अगर आप देखेंगे, आपको कहीं पर चोट लग जाती है तो वहाँ पर आपका रक्त का थक्का जम जाता है बॉडी के बाहर, यानी कि अगर कहीं पर कट लग गया, अगर थक्का नहीं जमेगा तो वहाँ से ब्लड बहता रहेगा और ऐसे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी कि रक्त का थक्का जो चोट लगने पर जमता है, उसमें आपका प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है ये हेल्प करता है। बट अगर रक्त का थक्का बॉडी के अंदर जम जाए, यानी कि ब्लड हमारी बॉडी के अगर अंदर जम जाए, तो भी तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगर बॉडी के अंदर जम गया तो जो ब्लड है आपका वो पूरी बॉडी में कैसे आपका जाएगा? तो यानी कि जो जमने नहीं देगा वो वाला प्रोटीन कौन सा है? हेपरिन। और जो जमने में सहायक है वो हो गया आपका प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजन। चलिए नेक्स्ट, अभी आता है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है? सॉरी, वो मैंने आपको लीवर में बता दिया था, ये किडनी होगा। यानी कि रक्त का जो शुद्धिकरण होगा वो कहाँ होता है? किडनी, यानी कि वृक्क, हिंदी में कहते हैं इसको वृक्क। ये भी आपको पता होना चाहिए कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में होता है। अच्छा बात है, ए बी में एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती। एक आपके होते हैं एंटीजन ब्लड के, और एक होता है आपका एंटीबॉडीज। आपको ये तो पता होगा कि जो एंटीजन ए है वो ए को ही ब्लड दे सकता है, बी को देता है, ए बी वाले को, और ओ देता है आपका ए ओ को देगा। और इसमें जो होता है ओ, उसको हम कहते हैं सर्वदाता, यानी कि जो ओ ब्लड ग्रुप है वो सभी को ब्लड दे सकता है, ए बी एंड ओ को। और एक होता है आपका ए बी ब्लड ग्रुप, ये इसको बोलते हैं सर्वग्राही, यानी कि ये सभी से ब्लड ले सकता है, ओ से भी, ए से भी, ए बी से भी एंड बी से भी। तो आपको पता होगा हमारे ब्लड कितने टाइप के एंटीजन होते हैं ब्लड में? ए बी एंड ओ, 4 प्रकार के हमारे एंटीजन होते हैं। तो एंटीजन के मतलब 2 तरह के हैं इसमें, एंटीजन 2 टाइप्स के हैं। जो आपका रुधिर वर्ग है वो तो हुआ 4 प्रकार का, और जो एंटीजन है वो आपके 2 टाइप्स के हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। तो जिनमें एंटीजन ए होता है उसका रुधिर वर्ग क्या हुआ? ए हुआ। जिनमें एंटीजन बी होता है उनका रुधिर वर्ग बी हुआ। और जिसमें ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं उसका कौन सा होगा? रुधिर वर्ग ए बी।
और जिनमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता उसको हम क्या कहते हैं, रुधिर वर्ग O। तो वहीं से आ जाता है ये कि O में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। और एक आता है आपका एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है, अब किसी एंटीजन की अब्सेंस में यानी कि अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं हम, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी भी 2 टाइप्स की होती है, एक तो होती है एंटीबॉडी ए और एक होती है एंटीबॉडी बी। एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी एंड एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकते, यानी कि जिसमें एंटीजन ए होगा उसमें एंटीबॉडी बी होगी, और जिसमें एंटीजन बी होगा उसमें एंटीबॉडी ए होगी, क्योंकि एक साथ तो नहीं रह सकते हैं। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर ये 2 पॉइंट इस तरह से याद करने हैं कि जो ए बी है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, और जो ओ ब्लड ग्रुप है आपका उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। 2 पॉइंट आपके यहाँ से बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो हमारी बॉडी में, मनुष्य में रक्त कितना होता है, तो हमारे वेट का 7% होता है। रुधिर बैंक का कार्य है, तो रुधिर बैंक यानी कि कौन करता है, जहाँ पर हमारा ब्लड रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लीहा। नेक्स्ट, ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हम नीचे थोड़ा वाइड में पढ़ेंगे अभी, पर यहाँ पर आप जो इसके मेन पॉइंट्स हैं वो देख लीजिए। आरबीसी बोन मैरो में उत्पन्न होता है और प्लीहा में डेड होता है। उत्पन्न मतलब कहाँ पर बनती है आरबीसी, तो आरबीसी कहाँ पर बनती है, बोन मैरो में, और डब्ल्यूबीसी भी बोन मैरो में बनती है। और डेड कहाँ पर होती है, तो आरबीसी आपकी प्लीहा में डेड होती है, और जो डब्ल्यूबीसी है वो ब्लड में ही आपकी डेड हो जाती है। दूसरा है, हार्ट से बॉडी की ओर ब्लड कैसे जाता है, तो हमारी बॉडी में एक तो आर्टरीज होती हैं और एक वीन्स होती हैं। तो धमनी को क्या कहा जाता है, आर्टरीज, और शीरा को वीन्स। तो हार्ट से बॉडी की ओर जो ब्लड को ले जाया जाता है वो धमनियों के द्वारा जाता है, और जो बॉडी से हार्ट की ओर जाता है ब्लड तो वो हमारे शीराओं के द्वारा जाता है। ये भी आपको लर्न ऐसे ही करने हैं बिल्कुल। रक्त जमने के लिए तत्व, तो रक्त जमने के लिए कौन से तत्व की, किस एलिमेंट की जरूरत होती है, तो वो है Ca यानी कि कैल्शियम। एक पॉइंट ये है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपके ब्लड्स में क्या क्या होता है, ब्लड के बारे में और अच्छे से जानते हैं। तो ह्यूमन ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। कई बार क्वेश्चन दे देगा कि रक्त क्या है, कैसा है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, जिसका वेट, जिसका बता दिया आपको कितना होता है शरीर में हमारे, तो हमारे वेट का 7% होता है। अच्छा, रक्त के बारे में एक चीज़ हो रहा है कि ये अम्लीय होता है या क्षारीय, यानी कि एसिडिक है या बेसिक है। तो जो इसकी पीएच वैल्यू होती है वो 7.4 होती है। आप सभी को पता होगा जब हम एसिडिक और बेसिक की बात करते हैं तो जो 7 होता है अगर किसी का, यानी कि वहाँ पर न्यूट्रल है, अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा, और अगर 7 के अबव है उसकी वैल्यू तो वहाँ पर वो बेसिक नेचर का हो जाएगा। तो रक्त की जो पीएच वैल्यू है वो 7.4 है, यानी कि वो बेसिक हो जाएगा, क्षारीय विलयन हो जाएगा। एक वयस्क मनुष्य में मोस्टली कितना होता है, 5 से 6 लीटर रक्त होता है। और महिलाओं में कितना होता है, महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा ये 1/2 लीटर कम होता है। अब देखते हैं यहाँ पर ब्लड के कितने, क्या क्या पाया जाता है ब्लड में। तो ब्लड में आपके एक तो प्लाज्मा पाया जाता है और एक होता है रुधिराणु या ब्लड कार्पोसल्स। प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं तो प्लाज्मा हमारा क्या हो गया, ये 60% ऑफ ब्लड कितना होता है प्लाज्मा बॉडी में, तो ब्लड का 60% जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर 90% क्या होता है, वाटर होता है। बाकी कैसे इसमें डिवाइड है, तो 90% वाटर हो गया, इसमें 7% प्रोटीन, 0.9% जो इसमें है साल्ट है, और 0.1% ग्लूकोज होता है। शेष मात्रा इसमें बहुत कम होती है। तो और इसका एक कलर भी होता है प्लाज्मा का, उसको क्या कलर होता है, येलो कलर का होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में हमारे ये 3 टाइप्स के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिनका नाम है एल्बुमिन, ग्लोबुमिन एंड फाइब्रिनोजन। अब इनका वर्क देख लेते हैं, क्या क्या वर्क है इसका। कई बार पूछ लेता है कि एल्बुमिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो प्लाज्मा में पाया जाएगा। एल्बुमिन का वर्क क्या है, तो एल्बुमिन क्या काम करता है, परासरण दाब लगाता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा परासरण दाब। तो परासरण दाब का क्या मतलब है, वाटर को कैपिलरीज में वापस खींच लेता है। जो हमारा वाटर है वो वीन्स में हमारे बहता रहता है, नलियों में बहता रहता है। तो अगर
ये मतलब नलियाँ हैं जो इनसे अगर हमारी बॉडी में चला जाएगा वाटर, तो पूरी बॉडी में जो वो है क्या नाम ब्लड है उससे मिक्स हो जाएगा और सारी बॉडी में वाटर हो जाएगा, उससे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वाटर को हमारी जो कैपिलरीज हैं उन्हीं में ये वापस खींच लेता है। तो एल्ब्यूमिन का क्या कार्य हुआ, परासरण दाब लगाता है। नेक्स्ट है ग्लोबुमिन। ग्लोबुमिन का क्या वर्क है, ये एक एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी की तरह हमारी बॉडी में काम करता है। फाइब्रिनोजन का क्या वर्क है, ब्लड कोटिंग यानी कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। नेक्स्ट ब्लड कार्पोसल्स। ब्लड कार्पोसल्स में क्या है आपका, ब्लड कार्पोसल्स के यहाँ पर 3 टाइप्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पोसल्स, डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड कार्पोसल्स एंड प्लेटलेट्स। तो आरबीसी का वर्क क्या होता है, ऑक्सीजन पहुंचाना और CO2 को बाहर निकालना। डब्ल्यूबीसी यानी कि रोगों से संक्रमण से बचाता है और प्लेटलेट्स का क्या वर्क है, रक्त का थक्का जमाना। चलिए इनको थोड़ा वाइड पढ़ लेते हैं, इनके बारे में और नॉलेज लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। ये तो आपको बता ही दिया है मैंने, यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, O, क्योंकि O नेगेटिव है, ये भी याद रखना नेगेटिव वाला है क्योंकि ये सबको ब्लड दे सकता है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर में क्या आएगा, AB पॉजिटिव। अच्छा आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियस की जो खोज की थी वो किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो आपके यहाँ पर इससे रिलेटेड ये 3 दिए हुए हैं रॉबर्ट, एक रॉबर्ट ब्राउन है, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट कोच। इन तीनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको क्लियर होने चाहिए। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, न्यूक्लियस यानी केंद्रक की। रॉबर्ट हुक ने सेल की और रॉबर्ट कोच ने TB व हैजर के जीवाणुओं की। एक होता है आपका सीरम। सीरम क्या होता है, जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो जो शेष प्लाज्मा है उसको क्या कहते हैं, हम सीरम कहते हैं। अभी देखा ना आपने, प्लाज्मा में 3 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, तो अगर उसमें से हम फाइब्रिनोजन को अलग कर लेते हैं तो जो शेष पार्ट उसका बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। अब आता है आपका RBC यानी कि रेड ब्लड कॉर्पोसल्स। तो RBC का साइंटिफिक नेम क्या हो जाता है, इरिथ्रोसाइट्स। ये आपको याद रखना है, कई बार डायरेक्टली पूछ लेगा कि RBC का साइंटिफिक नेम बताइए, तो आपको ऑप्शन में दे देगा, तीनों चारों के नाम दे देगा, साइंटिफिक या कुछ और भी दे सकता है ऑप्शंस में। तो RBC का क्या हो गया, इरिथ्रोसाइट्स। इसके देख लेते हैं इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो आरबीसी में केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। और आरबीसी के बारे में आपको अभी बताया था, आरबीसी इसमें हमारी बॉडी में तो केंद्रक नहीं पाया जाता, बट इसके कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं, जैसे ऊंट व लामा नामक स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अच्छा, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, जो आपको अभी बताया था। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था यानी कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, तो भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण कहाँ होता है, लीवर एंड प्लीहा में। तो आपको यहाँ पर 2 पॉइंट इसी तरह से याद रखने हैं कि हमारी बॉडीज में आरबीसी कहाँ पाया जाता है, बोन मैरो से इसका निर्माण होता है, और भ्रूण अवस्था में कहाँ होगा, लीवर एंड प्लीहा में। और इसका जो जीवन काल हो गया कितना है, इसका टाइम पीरियड 20 से 120 दिन। ये तो निर्माण की बात हो गई आरबीसी के, बट ये डेड कहाँ पर होता है, तो ये डेड होता है लीवर एंड प्लीहा में। तो देखिए हमारी बॉडी में जहाँ पर ये डेड हो रहा है, उसी जगह पर ये भ्रूण में इसका विकास हो रहा है, वहाँ पर ये बन रहा है। तो इसको लीवर एंड प्लीहा को जो आरबीसी है उसका कब्र भी कहा जाता है। हीमोग्लोबिन में एक हीम नाम की डाई होती है, जिसके वजह से ही आरबीसी का कलर रेड कलर का होता है। और इसमें कौन सा हमारा पदार्थ होता है, कौन सा यौगिक होता है, तो इसमें एक हिमेटिन लौह यौगिक उपस्थित होता है। एक आता है आपका ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है, लौहयुक्त प्रोटीन। तो ग्लोबिन क्या करता है, ग्लोबिन लौहयुक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है। अच्छा, अब देख लेते हैं आरबीसी के कार्य। तो आरबीसी का आपको मेन जो वर्क है वो तो हमने बता दिया क्या था वो। तो ये क्या करता है, जो हमारी सेल्स हैं उनमें ऑक्सीजन को पहुंचाता है और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड को वापस खींच लेता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर एनीमिया रोग हो जाता है।
तो एनीमिया रोग अगर पूछेगा, एनीमिया रोग किस कारण से होता है, तो हीमोग्लोबिन कम होने से। सोते वक्त आरबीसी 5% कम हो जाता है, और जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनमें आरबीसी कितना होता है, 30% की उसमें वृद्धि हो जाती है। एक और मेन पॉइंट है यहाँ पर, आप उसको नोट कर लीजिएगा। आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात की जाती है, कौन सा वो यंत्र है या किसकी हेल्प से हम ज्ञात कर सकते हैं, तो आरबीसी की संख्या हीमीसाइटोमीटर से हम ज्ञात कर सकते हैं। क्या नाम है उसका, हीमीसाइटोमीटर। नेक्स्ट चलते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कण या वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। आरबीसी में हमने क्या बताया था कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, बट डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इसमें इसका जीवन काल कितना हो गया, 2 से 4 दिन। अब आपका यहाँ पर आता है टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, तो इसके यहाँ पर 5 पार्ट्स हैं, जिनके नाम हैं न्यूट्रोफिल्स, आइसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं आपको याद रखनी है, इनके बस आपको वर्क पता होने चाहिए, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि न्यूट्रोफिल्स का क्या वर्क है, या फिर मोनोसाइट्स किसका पार्ट है, इसका क्या वर्क है, तो आपको इनके वर्क के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या है, डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट है। ये न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि 60 से 70% पार्ट में न्यूट्रोफिल्स होता है। इसका क्या वर्क है, रोगाणुओं व जीवाणुओं का भक्षण करना। जैसे हम कभी बीमार हो जाते हैं तो न्यूट्रोफिल्स क्या करेगा, रोगाणुओं का भक्षण करेगा। नेक्स्ट है आयोसिनोफिल्स, या इसका एक नाम हो रहा है एसिडोफिल्स। इसका वर्क क्या है, प्रतिरक्षण, एलर्जी एंड हाइपर सेंसिटिविटी का कार्य करता है। फिर आता है आपका बेसोफिल्स। बेसोफिल्स का क्या वर्क है, यह सीक्रेट करता है हेपरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, और इसका वर्क क्या है, कंट्रोल करता है ये बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स को। नेक्स्ट है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स का क्या वर्क है, बैक्टीरिया का भक्षण करना। फिर आता है आपका लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का वर्क क्या है, ये प्रतिरक्षी प्रोटीन व एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। जो एड्स रोग हो जाता है उसमें यही कम हो जाते हैं लिम्फोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का एक वर्क देख लेते हैं। डब्ल्यूबीसी का वर्क बताया था आपको, तो इसका वर्क होता है कि शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाता है। फिर आता है वर्क ऑफ ब्लड। सॉरी, एक आपका प्लेटलेट्स रह गया, एक पार्ट और था प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का जो साइंटिफिक नेम है वो है थ्रोम्बोसाइट्स। इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो साइंटिफिक नेम क्या है उसका, प्लेटलेट्स का, थ्रोम्बोसाइट्स। यह केवल मनुष्य और अन्य स्तनधारियों के रक्त में ही पाया जाता है, और इसमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो न्यूक्लियस हमारा तीनों में से किस में पाया गया, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है, एंड आरबीसी और प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता। इसका निर्माण भी बोन मैरो में होता है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 3 से 5 दिन का होता है, और ये डेड कहाँ पर होता है, प्लीहा में। और इसका वर्क आपको बता ही दिया था, क्या था इसका वर्क, कि ये ब्लड का जो थक्का जमाने में हमारी हेल्प करता है। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की ही कमी हो जाती है। कई बार आपने सुना होगा कि जब डेंगू बुखार हो जाता है किसी को, या वैसे भी अगर फीवर वगैरह है ज़्यादा, तो डॉक्टर बोलता है प्लेटलेट्स चेक कराइए, तो प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बताई जाती हैं वो डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की कमी बताई जाती है। आता है अब आपका वर्क ऑफ ब्लड। ब्लड का क्या वर्क है, तो ये सब हमने ब्लड के ही पार्ट्स पढ़े हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो जो इन सभी का वर्क है वही ब्लड का वर्क हुआ। तो इन सभी को यहाँ पर देख लेते हैं। तो ब्लड का क्या वर्क है, ताप नियंत्रण, रोगों से रक्षा, रक्त का थक्का जमाना, घावों को भरना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पचा हुआ भोजन, उत्सर्जी पदार्थ और हार्मोन का संवहन करना। ये सब हमारे क्या हो गए हैं, ब्लड के वर्क हो गए हैं। अच्छा, एक चीज़ और रह जाती है, इसमें आता है आपका RH तत्व, RH फैक्टर। तो RH फैक्टर क्या चीज़ है, जो लैंड स्टीनर थे और एक वीनर, इन्होंने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। तो अभी आपने 4 एंटीजन पढ़े थे, AB एंड O। तो एक और एंटीजन है यहाँ पर, RH फैक्टर। इन्होंने क्या किया था, जिन व्यक्तियों के ब्लड में RH
पॉजिटिव पाया जाता है उसको, जिनमें ये पाया जाता है उसको RH पॉजिटिव कहते हैं, और जिनमें ये नहीं पाया जाता उनको RH नेगेटिव कहते हैं। जब हम ब्लड डोनेट करते हैं, रक्त की जांच करते हैं, तो RH पॉजिटिव वाले को RH पॉजिटिव का ही दिया जाता है ब्लड, और RH नेगेटिव वाले को RH नेगेटिव का ही ब्लड दे सकते हैं। अगर कभी RH पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप वाले को RH नेगेटिव का ब्लड दे देते हैं तो फर्स्ट टाइम तो उसको कुछ नहीं होगा क्योंकि थोड़ी सी ही हमने मात्रा दी है उसको, बट अगर सेकंड टाइम भी उसको अपोजिट दे दिया तो उसकी मृत्यु तक भी हो सकती है। एक आ जाता है आपका एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ये क्या है? यदि फादर का रक्त ब्लड RH पॉजिटिव हो और मदर का RH नेगेटिव, तो जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले ही या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। तो इसी के साथ आपका यहाँ पर ये ब्लड टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और पूछना चाहता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी रेशे एवं तंतु, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से वो वाला टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। और आप साइंस के किसी भी टॉपिक के बारे में अगर जानना चाहते हैं या आप किसी और टॉपिक को चाहते हैं कि इसी तरह से आपको फुल कॉन्सेप्ट मिले, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, उस टॉपिक की वीडियो मैं इसी तरह से कंबाइन करके बना दूँगी। जिनको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कीजिए, और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you.